Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. These classes are being conducting in DPM Senior Secondary School and DPM Science classes. You have taught in last online classes composition part. Now we will taught Rainbow textbook. टेक्स्ट बुक वाला जो पोर्शन है, सेक्शन जो सी है, सेक्शन सी आपका टेक्स्ट बुक पोर्शन है। सेक्शन सी के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं टेक्सटुअल क्वेश्चंस। क्या शामिल रहेंगे? टेक्सटुअल क्वेश्चंस। टेक्सटुअल क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 16 से 28 तक है और 16 से 28 तक का जो ये पार्ट है वो 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। इस 40 मार्क्स के में आपके टेक्स्ट बुक आपके पाठ्यक्रम में 2 शामिल हैं। टेक्स्ट बुक्स पाठ्य पुस्तक की संख्या है वो 2 है। पहली पाठ्य पुस्तक का नाम है रेनबो जो पीले पट्टा वाली है, ठीक है, और दूसरी का नाम है वो है पैनोरमा। क्या नाम है? पैनोरमा। और ये आपकी सेकंड बुक है, ठीक है। रेनबो जो बुक है वो आपके 25 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 25 की। जैसा कि रेनबो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो इसमें है पोइट्री सेक्शन और एक है इसमें प्रोज सेक्शन, गद्य खंड और पद्य खंड। पोइट्री सेक्शन को हम हिंदी में बोल देते हैं पद्य खंड और इसको प्रोज को अपन बोल देते हैं गद्य खंड, ठीक है। इसका जो पोइट्री सेक्शन है वो आपका 10 अंक का रहेगा और इसका जो प्रोज सेक्शन है वो आपके 15 अंक का रहेगा, ठीक है। पैनोरमा है वो आपके 15 अंक की है, ठीक है। इस प्रकार से 15 15 30 और 10 40, ठीक है। पैनोरमा में क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 और 28। 24, 25, 26, 27, 28। 24 तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा अथवा में भी क्या आएगा? लॉन्ग आंसर आएगा जो कि 7 अंक का रहेगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये 25, 26, 27, 28 कौन से हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक 2 2 2 2 इस प्रकार से टोटल 8 अंक के होंगे। 8 और 7 15, 15 अंक की आपकी पैनोरमा हो जाती है। पोइट्री सेक्शन में क्या होगा? पोइट्री में एक्सट्रैक्ट आएंगी। क्या आएंगी? एक्सट्रैक्ट। पोइट्री में एक्सट्रैक्ट आएगी और एक्सट्रैक्ट के अथवा में भी दूसरी क्या आती है? एक्सट्रैक्ट आती है। एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 प्रत्येक 2 2 नंबर का रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें ए, बी, सी और डी 3 कोई 4 में से 3 प्रत्येक 2 नंबर का, तो 6 और 2 2 के 4, 6 और 4 10, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 और 24 से यहाँ से स्टार्ट है ये, तो 19, 20, 21, 22 तो ये तो आपके रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक 2 2 नंबर के हिसाब से कितने के हो गए? प्रत्येक 2 2 के हिसाब से कितने अंक के हो गए? 8 अंक के हो गए। 23 में लॉन्ग आंसर आएगा अथवा में लॉन्ग आंसर आएगा। 23 में जो लॉन्ग आंसर है वो तो आपका फर्स्ट बुक से आएगा, ठीक है, और 24 में जो लॉन्ग आंसर है वो आपका सेकंड बुक से आता है, ठीक है। ये तो आपका लॉन्ग आंसर फर्स्ट बुक का हो गया, ठीक। ये लॉन्ग आंसर आपका कितने का अथवा में है? 7 अंक का है। तो इस प्रकार से 8 7 15, 8 7 15 और 10 40 नंबर हो जाते हैं। वही 24, 19 से लेकर के 28 तक का जो सिस्टम है वो इक्वल है। 19 से 28 तक का जो सिस्टम है वो इक्वल है एकदम, उसमें कोई समस्या नहीं है। 19 से 28 तक के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 19 से 28 तक का सेक्शन सी जिसका नाम है टेक्सटुअल क्वेश्चन। सेक्शन ए में रीडिंग पैसेज आते हैं, बी में आपका सेक्शन ए 1 से 11 तक जिसमें 2 पैसेज हैं, 12 में नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट,
13 में आपका रिपोर्ट राइटिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, 14 में लेटर राइटिंग और 15 में आपके स्पीच और आर्टिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 28 तक आपका सेक्शन सी है जो 40 नंबर का है, जिसमें 16, 17, 18 पोएट्री से क्वेश्चन रहेंगे, 16 और 17 एक्सट्रैक्ट वाले पद्यांश वाले पोएम की 4-5 लाइनें जिनके नीचे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, और 18वें में आपको ABCD में 4 जिनमें से 3 प्रश्न करने होंगे प्रत्येक 2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर के ये हो गए, और 4 नंबर के एक्सट्रैक्ट वाले 6 और 4 10। रेनबो का जो प्रोज गद्य खंड है उसमें 4 छोटे प्रत्येक 2 नंबर के हिसाब से 8 अंक के हो गए, 2 लॉन्ग आंसर अथवा में 1 करना होगा, 7 नंबर का हो गया। सेम इसी तर्ज पर पनोरमा में आते हैं। पनोरमा में स्टार्टिंग लॉन्ग आंसर से और लास्ट में 4 छोटे रहेंगे। पनोरमा का लॉन्ग अथवा में आता है जो 7 अंक का हो गया। छोटे चारों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, 8 अंक के हैं। ध्यान दें, पनोरमा में और प्रोज में 4 आएंगे और चारों के 4 करने पड़ेंगे। पोएट्री में 4 आएंगे जिनमें से आपको 3 करने पड़ेंगे। पोएट्री में छूट है, पनोरमा और प्रोज सेक्शन में कोई छूट नहीं है, और क्वेश्चन आंसर से ही परसेंटेज बनेगी, ध्यान रखना। एक और बात, इस बार बोर्ड थोड़ा सा शोध करने जा रहा है, वो संशोधन करने जा रहा है। बोर्ड इस बार लॉन्ग आंसर की थोड़ी लिमिट डाउन करके शॉर्ट आंसर में भी अति लघुत्रात्मक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को किताब पर विशेष फोकस करना है, ठीक है। ये तो आपका 40 नंबर का सिस्टम हो गया, ठीक है। आज मैं आपको किताब स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप अन्य ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में जैसा कि पोएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको पोएम बोर्ड से पढ़ाऊंगा, पोएम को पढ़ना है। बात रहती है पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर, वो आपको हम नोट्स की PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। उसमें से आप अपनी फेयर कॉपी में उन क्वेश्चन आंसर्स को उतार लेना। हमारे पाठ्यक्रम में जो पोएट्री सेक्शन है अपन पढ़ रहे हैं रेनबो टेक्स्ट बुक। क्या पढ़ रहे हैं? रेनबो इंद्रधनुष। अपन रेनबो टेक्स्ट बुक फर्स्ट, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक कौन सी हम पढ़ने जा रहे हैं? पाठ्य पुस्तक फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? रेनबो। और रेनबो के भी हम पोइट्री सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पहले भले किताब की स्टार्टिंग प्रोज से है, लेकिन बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले पोइट्री सेक्शन पद्य खंड से पूछे जाते हैं, ठीक है। पद्य खंड पोइट्री सेक्शन। अब इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको नेम ऑफ पोएट, अब कवि परिचय और कविता परिचय पर भी ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको किताब पर विशेष फोकस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो नेम ऑफ पोएम और पोएट आ सकता है। पोएट्री सेक्शन में हमारे पाठ्यक्रम में 5 पोएम शामिल हैं। कितने पोएम शामिल हैं? 5 पोएम, लेकिन 5 में से डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पाठ्यक्रम में रहती हैं केवल 3 ही पोएम रह जाती हैं। और उन नेम ऑफ पोएम और पोएम के नाम है नेम ऑफ पोएम, और आगे है नेम ऑफ पोएट। नेम ऑफ पोएम और नेम ऑफ पोएट, ठीक है। नेम ऑफ पोएम और नेम ऑफ पोएट आप लोग ध्यान दें। नेम ऑफ पोएम 1, 2 और 3, ठीक है। नेम ऑफ पोएम और नेम ऑफ पोएट में पहली पोएम का नाम है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर, ये तो आपकी फर्स्ट पोएम का नाम हो गया। सेकंड पोएम जो पाठ्यक्रम में शामिल है, वैसे ये बॉयज सॉन्ग, वैसे मैं लिखा देता हूँ आपको, ये बॉयज सॉन्ग सेकंड पोएम है, ठीक है। थर्ड पोएम का नाम है द होप है, ठीक है। चौथी पोएम जो है द 7 एजेस ऑफ मैन, द 7 एजेस ऑफ मैन। और 5वीं पोएम का नाम है द स्नेयर, ठीक है। ये 5 पोएम हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में पहली रही है, दूसरी कट गई है, तीसरी रही है, चौथी रही है, और 5वीं पोएम को कट कर दिया गया है। तो ये बॉयज सॉन्ग आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है। द स्नेयर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है।
तो इसलिए हमारे लिए नोबल नेचर रही, द होप रही और द 7 एजेस ऑफ मैन रही है। ठीक है, तो केवल इन 3 ही पोएमों को आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहली तो पढ़नी है आपको द नोबल नेचर। ठीक है, दूसरी पोएम जो आपको पढ़नी है वो है द होप। क्या नाम है दूसरी पोएम का? द होप। और तीसरी पोएम का नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। द 7 एजेस ऑफ मैन। आप जब भी नेम ऑफ पोएम और नेम ऑफ पोएट लिखें तो पहला अक्षर आपका कैपिटल आना चाहिए। ये तो कविता का नाम हो गया, कवि का नाम। द नोबल नेचर को लिखा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। ठीक है, और द होप को राजस्थानी कवि राजन अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। और तीसरी और लास्ट जो पोएम है वो अंग्रेजी के महान कवि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, SHAKESPEARE। ठीक है, तो पहली पोएम का नाम क्या हो गया? द नोबल नेचर। पहली पोएम का नाम क्या है? द नोबल नेचर। दूसरी पोएम का नाम है द होप और तीसरी पोएम का नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। द नोबल नेचर के कवि का नाम क्या हो जाता है? बेन जॉनसन। द होप के कवि का नाम राजन अग्रवाल। द 7 एजेस ऑफ मैन के कवि का नाम हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। नाम देखो, नोबल NOBLE, नेचर NATURE, होप HOPESEVEN, AGES, मैन विलियम WILLIAM SHAKESPEARE, राजन अग्रवाल, वेन जॉनसन। याद करें, पहली पोएम का नाम है द नोबल नेचर। दूसरी पोएम का नाम है, पहली पोएम का नाम क्या हो गया? द नोबल नेचर। ठीक है, पहली पोएम का नाम है द नोबल नेचर। दूसरी पोएम का नाम है, पहली पोएम का नाम है द नोबल नेचर। दूसरी का नाम है द होप और तीसरी का नाम है, तीसरी का नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। ठीक है, द 7 एजेस ऑफ मैन तीसरी का नाम है। द नोबल नेचर बेन जॉनसन, द होप राजन अग्रवाल। ठीक है, और द 7 एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर। आपसे नेम ऑफ पोएम पोएट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गिव द नेम ऑफ द पोएम, गिव द नेम ऑफ द पोएट द नोबल नेचर। नोबल नेचर के कवि का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन। गिव द नेम ऑफ द पोएम द होप राजन अग्रवाल। गिव द नेम ऑफ द पोएट द 7 एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर। ठीक है भैया, अब इसी श्रृंखला में अपन चालू करते हैं पहली पोएम को। ठीक है, अपन पहली पोएम की बात करते हैं। पहली पोएम को मैं आपको कवि परिचय को मैं बोल के सुना रहा हूं। ठीक है, उसमें आप जब भी पढ़ें, तो जब भी आप YouTube की वीडियो को सुने तो आप लोग स्पीकर पे फोन रखें और किताब में ध्यान देना। ठीक है, पहली पोएम का नाम है द नोबल नेचर। पोएम फर्स्ट, पोएम फर्स्ट का नाम क्या है? द नोबल नेचर। NOBLENATURE, नोबल नेचर। कवि का नाम है वेन जॉनसन। कवि का नाम क्या है? वेन जॉनसन। पोएट का नाम क्या हो जाएगा? वेन जॉनसन। ठीक है, इक्कीस 12/2020। ठीक है, कवि का नाम है बेन जॉनसन। देखो, 3 तरह के नोबल शब्द होते हैं, NOVLE, एक है NOBEL और एक है NOVEL। ठीक है, इस नोबल मीन्स होगा उदार, उदात्त, उदार या उदात्त या श्रेष्ठ,
और नेचर मीन्स हो जाएगा प्रकृति, ठीक है, या स्वभाव भी अर्थ निकलता है। उदार, उदात्त, प्रकृति या स्वभाव, इस नोबल का अर्थ तो ये हो जाएगा उदार उदात्त। इस नोबल का मतलब होगा आपका नोबेल पुरस्कार। क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार। और इस नीचे वाले नोबल का मतलब होगा उपन्यास, ठीक है। आपके ये है, आप इनको यूज ना करें, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, ई एल और एल ई, NOBLE है आपके पाठ्यक्रम में, ना केवल NOBEL, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अबाउट द पोएम को मैं पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, अबाउट द पोएम को पढ़ने जा रहा हूं। इस पोएम के बारे में आप लोग सब कुछ पहले जान चुके हैं। इस कविता के अंतर्गत कवि उदार श्रेष्ठ प्रकृति की बात करता है। उदार श्रेष्ठ प्रकृति को दर्शाने के लिए कवि नेचर्स टू सिंबल, नेचर मीन्स प्रकृति के टू सिंबल, दो प्रतीकों की बात करता है। और दो प्रतीक, नेचर के टू सिंबल्स, दो प्रतीकों की बात करता है। और उन दो प्रतीकों में नंबर एक है एन ओक ट्री, पहले का नाम क्या है? एन ओक ट्री, और दूसरे का नाम है लिली फ्लावर, ठीक है। ये दो हैं, एन ओक ट्री और लिली फ्लावर। ओक ट्री को कहा जाता है बलूत वृक्ष, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है कुमुदनी का फूल या कुमुदनी फूल, ठीक है। तो कवि इस कविता के अंतर्गत नेचर्स टू सिंबल, प्रकृति के दो प्रतीकों की चर्चा करता है, एन ओक ट्री और लिली फ्लावर। ओक ट्री और लिली फ्लावर से कवि श्रेष्ठ प्रकृति, श्रेष्ठ स्वभाव की यहाँ पर चर्चा करता है। कवि इन दो के साथ साथ मैन और ट्री में कंपैरिजन भी करता है, ठीक है। मैन और ट्री के अंतर्गत कवि क्या करता है? कंपैरिजन करता है। कवि कहता है जिस प्रकार से आकार ऊंचाई से एक पेड़ श्रेष्ठ नहीं बन सकता, एक पेड़ बेटर मीन्स क्या होगा? श्रेष्ठ नहीं बन सकता, वैसे ही एक आदमी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जिस प्रकार से अत्यधिक आकार से, अत्यधिक ऊंचाई से जिस प्रकार से एक पेड़ श्रेष्ठ नहीं बन सकता, वैसे ही एक आदमी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। लॉन्ग ईयर्स, अधिक जीवन काल से भी जिस प्रकार से अत्यधिक जीवन काल से आदमी इस दुनिया में श्रेष्ठ नहीं बन सकता, वैसे ही एक पेड़ जैसा कि ओक ट्री जो खूब आकार ऊंचाई को प्राप्त करता है, 300 साल का जीवन जीने के बाद भी वह इस दुनिया में श्रेष्ठता को हासिल नहीं करता। 300 साल के जीवन काल के बाद मुरझाता है, पत्तियों से रहित होता है, सूखता है और अंत में अनुपयोगी लट्ठे के रूप में जमीन पर गिर जाता है, ठीक है। इस सब के बाद भी वह बना तो क्या बना? एक अनुपयोगी लकड़ी का लट्ठा, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुपयोगी लकड़ी का लट्ठा ही वो बनता है। और जबकि लिली फ्लावर ओनली फॉर डे और डे लाइट आवर, केवल एक दिन और दिन की रोशनी के समय जिंदा रहता है, लेकिन वह मई के महीने में, क्योंकि इंग्लैंड में बसंत ऋतु मई में आती है और भारत में बसंत ऋतु जनवरी लास्ट फरवरी में होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग ध्रुवों में स्थित होने के कारण सर्दियों में हमारे यहाँ किरणें तिरछी पड़ती हैं सूरज की, इंग्लैंड में सीधी पड़ती हैं। जब गर्मी में मई के महीने में हमारे यहाँ सीधी पड़ती हैं तो इंग्लैंड में तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ वसंत ऋतु होती है। तो लिली फ्लावर ज्यादातर इंग्लैंड में खिलने वाला फूल है और ये इंग्लैंड में बसंत ऋतु में ये फूल खिलता है। और बसंत ऋतु में फूल खिलने के कारण यह बड़ा सुंदर फूल, इसका जीवन काल ओनली फॉर डे और डे लाइट आवर्स होता है, केवल दिन या दिन की रोशनी के समय। और यह कहाँ एंड्स दैट नाइट, और यह उसी रात को समाप्त हो जाता है, तो केवल दिन की अवधि का समय। ये एक प्लांट पर खिलने वाला फूल है, ट्री नहीं है, एक प्लांट पौधे पर लगने वाला एक छोटे से आकार का फूल है, स्मॉल फ्लावर है। लेकिन फिर भी इतने कम समय अवधि में, केवल दिन के समय अवधि में ही यह अपनी सुंदरता से चाहने वालों के हृदय को आकर्षित कर देता है, अर्थात हम इसकी सुंदरता से प्रभावित, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से इसने क्या किया?
कि ना कोई आकार हो था इसका, ना ऊंचाई थी, ना इसका कोई लंबा 100-200 साल का जीवन काल था, केवल एक दिन का जीवन काल, एक दिन में भी दिन की रोशनी का जीवन काल था। फिर भी इसने सुंदरता से दूसरों को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। तो इस प्रकार की श्रेष्ठ प्रकृति लिली फ्लावर में थी, जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, जबकि ओक ट्री में इस प्रकार की कोई श्रेष्ठ प्रकृति नहीं थी। तो अंतिम लाइन यह कहती है कि शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट वे, लघु अवधि का जीवन भी इस दुनिया में श्रेष्ठता को लिए हुए हो सकता है। तो इस दुनिया में श्रेष्ठ बनने के लिए आपको आकार, ऊंचाई, लंबा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। श्रेष्ठ प्रकृति, श्रेष्ठ बनने के लिए तो आपको कम जीवन में भी, कम आकार से भी आप लोग इस दुनिया में श्रेष्ठता को हासिल कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ बनने के लिए ओक जैसा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, ओक जैसे आकार, ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है। श्रेष्ठ बनने के लिए तो आपको लिली जैसा आकार, लिली जैसा जीवन और लिली जैसी सुंदरता, आकर्षण भरी सुंदरता का होना आवश्यक है। तो ऐसा इस पोएम में कवि ने बताया है। नोबल नेचर, श्रेष्ठ प्रकृति में कवि ने इस प्रकार से चर्चा की है ओक ट्री और लिली फ्लावर और मैन और ट्री के बीच कंपैरिजन। तो कवि यहाँ पर नेचर टू सिंबल, प्रकृति के दो प्रतीकों के माध्यम से, प्रकृति के दो प्रतीक हैं, ओक ट्री भी प्रकृति में पाया जाता है और लिली फ्लावर भी प्रकृति में पाया जाता है। तो इन दो के माध्यम से कवि यहाँ पर श्रेष्ठ प्रकृति के वर्णन को चरितार्थ करना चाहता है और मैन और ट्री में कंपैरिजन करते हुए यहाँ पर श्रेष्ठ प्रकृति की ओर हमारा ध्यान एकाग्रचित कराना चाहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पहली पोएम नोबल नेचर, जिसके कवि हैं वेन जॉनसन। यहाँ पर 3 तरह के नोबल शब्द होते हैं, इसलिए आपको इन दोनों से शब्दों से कोई ध्यान नहीं देना है। हमें तो ये NOBLE, जिसका अर्थ उदार, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, यहाँ पर कवि नेचर टू सिंबल, ओक ट्री और लिली फ्लावर के बारे में और मैन और ट्री के बारे में चर्चा करना चाहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम चर्चा अबाउट द पोएम और पोएम पढ़ेंगे और फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे पोएम पढ़ेगी तुरंत क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स के बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, उनको उतार लेना। ठीक है, आप उतार लेंगे, जैसे मैं फिर एक दिन में उन क्वेश्चन आंसर्स के आपको हिंदी अर्थ करा दूंगा, लिख लेना। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। Good afternoon all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. You have taught in last online classes composition part. Now we will taught rainbow textbook poetry section poem first, the noble nature. Okay.